हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स बेटा। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 3 कॉन्टीन्यूटी में है फीचर्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बेटा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें बेटा हम एग्रेरियन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें बेटा हम फर्स्ट टाइप के जो रिफॉर्म्स है उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में। आज बेटा हम सेकंड तरह के रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में हमने अच्छे से रीड करना है। ठीक है, आगे देखो बेटा। अब आज हमने पढ़ना है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या फिर लैंड रिफॉर्म्स। एक्शन प्लान ऑफ द गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू लैंड रिफॉर्म इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ये वाले स्टेप्स हैं। सबसे पहले एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो बिचौलिए थे ना वो ख़त्म कर दिए। आगे पता क्या होता था, किसानों को अगर मार्केट में फसल उतारनी है तो वो फसल ना शाहूकार जो होते थे या फिर जो ज़मींदार होते थे उनको पहले देनी बेचनी पड़ती थी। फिर ज़मींदार उनसे या शाहूकार जो थे वो ना उनसे सस्ते रेट के ऊपर जो थी फसल खरीद लिया करते थे। फिर उनकी फसल ना मार्केट में महंगे रेट के ऊपर बेच दिया करते थे। तो गवर्नमेंट ने सीधा ख़त्म ही कर दिया ये काम कि अब बिचौलिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि फसलों को बेचने के लिए किसान खुद जो है आप मंडी में जाएगा, यानी कि खुद अपनी फसल को बेचेगा वो। ठीक है, तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स, यानी कि इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टाइलर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि पॉपुलरली नोन है ज़मींदार। ये देखो पहले ज़मींदार हुआ करते थे, हैव बीन एबोलिश्ड, यानी कि ऑनरशिप राइट्स हैव बीन कन्फर्ड अपॉन दर्ज हु एक्चुअली कल्टिवेट द सॉइल। ये देखो जो मालिक थे ना वो खुद अपनी फसल को मार्केट में जाकर बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी फसल को कोई और बेच रहा है, यानी कि दिस हैज़ बीन डन विद अ व्यू टू स्टॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कल्टिवेटर्स बाय द जमींदारी। ऐसा क्यों करा है गवर्नमेंट ने, ऐसा क्यों करा? क्योंकि गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेशन को रोकना चाहती थी जो किसानों का हो रहा है ज़मींदारों के लिए। ज़मींदारी सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया। आगे रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट में क्या है, आगे पता क्या होता था, किसानों को ना अपनी फसल का जो था ना मतलब वो हिस्सा जो था वो काफ़ी बड़ा हिस्सा ना एक मतलब अपने जो ऑनर होते थे उनको देना पड़ता था। अब किसान ने बोला कि आपको अपनी फसल देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बदले में रेंट दे दो भाई। तो टू पुट एन एंड ऑफ एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटॉर्शन फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, जो कल्टिवेटर्स थे उनके द्वारा जो गैर कानूनी एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, रेंट हैव बीन फिक्स्ड, यानी कि जो रेंट्स थे वो फिक्स थे। वो अब जो है अब जो नहीं सॉरी जो रेंट थे ना वो पहले फिक्स नहीं थे, अब उनको फिक्स कर दिया गया है। यानी कि जो रेंट है ना, जो अगर आप फसल में रूप में लेना चाहते हो तो वो 3 में से 1 हिस्सा ही आपको मिलेगा, यानी कि आप ऐसा नहीं है कि रेगुलेटेड चीज़ों को ले रहे हो। ठीक है, वो चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है भाई। आगे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मीनिंग है कि जो टुकड़ों में बटी हुई ज़मीन है उसको जो है ना हमने ठीक कर देना है। ठीक है, यानी कि देखो क्या ना, विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो टुकड़ों में बंटी पड़ी ज़मीन है उसके ऊपर किसानों को खेती करना औखा होता है और टाइम की बहुत ज़्यादा जो है ना वो चला जाता है, उसको खेती को करने में बहुत टाइम चला जाता है। आप खुद ही सोचो भाई, टाइम तो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने आपके पास छोटे छोटे टुकड़े होंगे उतने ज़मीन के ऊपर आपको बार बार से खेती करनी पड़ेगी। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उनके जो टुकड़ों में बंटी हुई ज़मीन थी किसानों की उनसे ले ली और उतनी ही ज़मीन उनको एक जगह पर इकट्ठी दे दी। तो इससे उनको क्या हुआ, फ़ायदा होने लगा भाई। विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड फॉर कंसोलिडेटर ऑफ होल्डिंग। ठीक है, यानी कि देखो कंसोलिडेशन क्या है, कंसोलिडेशन वो प्रैक्टिस है टू अलॉट लैंड टू द फार्मर, जिससे हमने किसानों को लैंड देनी होती है एट वन प्लेस एज अ रिप्लेसमेंट फॉर इज स्कैटर्ड होल्डिंग हियर एंड देयर। जो उनकी ज़मीन इधर उधर बिखरी होती है उसके बदले में जो ज़मीन उनको एक जगह पर दी जाती है उसको कंसोलिडेशन बोला जाता है। इट सेव्स द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, इससे जो है ना मतलब कल्टिवेशन का यानी कि फसल का खर्चा बच जाता है। आगे देखो, आगे है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, यानी कि जो लैंड होल्डिंग है इसका मीनिंग क्या है देखो, यानी कि विद अ व्यू टू प्रमोटिंग इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। हम चाहते हैं कि सभी किसानों के पास इक्वल लैंड होनी चाहिए।
तो इसको करने के लिए सीलिंग हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइज, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कितनी मर्जी चाहे ज़मीन रख सकता है। किसानों को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि गवर्नमेंट ने उनको एक लिमिट दे दी कि आपके पास इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा ज़मीन आपके पास हुई तो वो गैर कानूनी घोषित कर दी जाएगी। जैसे आजकल आप केस सुनते होंगे, कितनी केस है कि इसके पास बहुत ज़्यादा जायदाद है, इसके ऊपर जो है ना हद से ज़्यादा जायदाद रखने का केस दर्ज है। वो क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है भी कोई भी अपनी मर्जी से जितनी भी ज़मीन नहीं रख सकता। भाई एक ऐसा थोड़ी है कि हम तो ऐसे पूरे शहर रख लें अपने पास, तो ऐसा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए ज़मीन फिक्स कर दी। ऐसा तो फिर एक बहुत बड़ा अमीर किसान है, वो तो फिर सारे गांव की जो है ना ज़मीन खरीद लेगा, तो बाकी गांव के किसान किधर जाएंगे? तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया भी इससे ज़्यादा आपके पास ज़मीन का टुकड़ा होना नहीं चाहिए। यानी कि द सरप्लस लैंड हैज़ बीन रिज्यूम्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्मॉल होल्डर्स और लैंडलेस लेबरर्स। ठीक है, तो इस तरीके ना जो सरप्लस है हैज़ बीन रिज्यूम्ड बाय द गवर्नमेंट को बचत हुई एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और उनको फसल जो छोटे किसान हैं उनको ज़मीन बांट दी गई और उनके जो है फिक्स कर दिया गया उनका काम धंधा। आगे कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज इनकरेज टू इनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स, यानी कि जो स्मॉल होल्डर्स होते हैं, जो छोटे छोटे किसान होते हैं, यानी कि उनको अपनी फसल को पैदा करने में हेल्प करती है कोऑपरेटिव फार्मिंग। यानी कि टुगेदर दे कैन पुट इनपुट्स एट अ लोअर प्राइस। इसका मीनिंग क्या है कि वो बहुत कम प्राइस के ऊपर जो है ना रॉ मटेरियल लेके आएंगे और अपनी चीज़ को काफ़ी महंगे दाम में बेच लेंगे। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, जहाँ पे इनपुट जो होती है उसको लोअर लेवल यानी कि कम प्राइस के ऊपर लेके आ जाता है और जो उससे आउटपुट तैयार होती है उसको काफ़ी हाई कीमत के ऊपर बेच दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेटा आपके जो पॉइंट है ना, ये आपके टेक्निकल रिफॉर्म्स के पॉइंट है। आगे देखो बेटा आपके जनरल रिफॉर्म के पॉइंट है। जनरल रिफॉर्म के पॉइंट में सबसे पहले इरिगेशन के जो साधन है एक्सपेंशन कर दिया जाए इरिगेशन की फैसिलिटीज़ में। इसमें क्या है कि जो सिंचाई के साधन है उनको बढ़ाना चाहिए विद अ व्यू टू रेजिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज हैज़ बीन एक्सटेंडेड। जो सिंचाई के साधन है वो बढ़ा देने चाहिए। सेवरल मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैव बीन लॉन्च्ड, यानी कि जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो प्रोजेक्ट है ना इरिगेशन के सिंचाई के वो चलाए जा रहे हैं। यानी कि 1951 में 17% जो थे ना लैंड की वो परमानेंट मीन्स इरिगेशन का, यानी कि वहाँ पे पक्के तौर के ऊपर सिंचाई के साधन लगा दिए कि 17% ज़मीन कहीं और यूज़ नहीं होगी, वो सिर्फ सिंचाई के साधनों के लिए होगी। लेकिन अब की हम बात करें तो 45% जो लैंड है वो सिर्फ इरिगेशन के साधनों के लिए है। ठीक है, वो बेटा सिर्फ इरिगेशनों के साधनों के लिए और किसी के लिए नहीं है। आगे बेटा प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, आगे प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, यानी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट का मीनिंग क्या है? हमने क्रेडिट के बारे में पढ़ना है, हमने बेटा क्रेडिट के बारे में पढ़ना है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमने ना जो छोटे किसान हैं उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या देना था, हमने जो है ना वो फसल देनी थी, उनको कर्जा देना था। आल्सो जो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू कैटर टू क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स, और जो डेवलपमेंट बैंक्स है वो चलाएगी क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए फार्मर्स की। तो इस तरीके से वही हेल्प करेगी, इस तरीके से जनरल सुधार करेगी। आगे है रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज, यानी कि रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन एस्टेब्लिश अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। रेगुलेटेड मार्केट का मीनिंग है वो मंडियाँ जहाँ पर रोज़ फसल बेची जाती है उसको बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट, यानी कि वो कंट्री के लगभग हर क्षेत्र में है। दिस इज़ विद अ व्यू टू ऑफरिंग रीन्यूमरेटिव प्राइस टू द फार्मर्स, और किसानों को उनकी हिसाब से जो है ना प्राइस मिलना चाहिए और प्रोटेक्ट देम, और उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहिए। दीज मार्केट्स आर गवर्नड बाय द मार्केट कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, और ये जो मार्केट्स हैं वो मार्केट कमेटी के द्वारा अपॉइंट की जाती हैं, और जो मार्केट कमेटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है। ये कमेटी ना किसानों को जो है एक वो देती है, आपको सिखाती है कि आपने जो है ना क्या करना है कि आपको अपनी फसल का जो है एक हिस्सा पक्का मिलेगा,
उसका जो है अच्छा रेट पक्का मिलेगा और आपको कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है, ये जो है ना किसानों को समझाने के लिए, किसानों को हौसला देने के लिए चलाई गई है। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है यानी कि जो ये सोसाइटीज़ हैं किसानों को पक्का वायदा दिलवाती हैं कि आपकी जो बची हुई फसल है ना वो गवर्नमेंट अच्छे रेट के ऊपर खरीद लेगी, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का मीनिंग है किसानों की जो फसल का प्राइस है ना वो पूरे के पूरे मार्केट में एक जैसा चले, उसके लिए जो है ना वो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। जैसे कनक का प्राइस है, आपने सुना ही होगा पूरे मार्केट में कनक इस प्राइस के ऊपर तो चल ही रही है, ज़्यादा कम कितना भी हो सकता है। तो अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट एश्योर्स अ मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी टू द फार्मर्स फॉर इज प्रोड्यूस सो एज टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। जो मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ हैं उससे लड़ने के लिए कि जो किसान हैं उनको जो है ना तैयार कर रही है गवर्नमेंट, वो कैसे तैयार कर रही है, उनकी फसल का जो प्राइस है उसको सपोर्ट कर रही है, उनको जो है चलाने में हेल्प कर रही है, ठीक है, ताकि किसानों को घाटा ना हो अगर वो अपनी फसल को उगा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटा ना कुछ जर्नल सुधार थे जो गवर्नमेंट ने करे। टेक्निकल में आपको पढ़ा चुकी थी प्रीवियस वीडियो में, इंस्टीट्यूशनल और जनरल मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ा दिए। तो आगे जो आपकी वीडियो है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होने वाला है, दैट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। देन ओके बेटा, थैंक यू। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।